नमस्कार। हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं एल्किल हैलाइड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था एल्किल हैलाइड की सिंथेसिस। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन और इनके एप्लीकेशन। अब अगर हम एल्किल हैलाइड के फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो इसमें जो हैलोजन एटम होगा वही इसका फंक्शनल ग्रुप होगा। एल्किल हैलाइड्स के अगर स्ट्रक्चर को देखें तो इसके जो कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा तो उसमें हैलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो ज्यादा होगी कार्बन से। इस वजह से जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? पोलराइज्ड बॉन्ड। इसी वजह से जो कार्बन की साइट्स होंगी वो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स होंगी और जबकि जो हैलोजन की साइट होगी वो आपकी न्यूक्लियोफिलिक साइट होगी। अब ये जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है उसकी अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड होगा वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा अमंग ऑल द अदर हैलोजेंस। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एल्किल फ्लोराइड्स हैं दे आर केमिकली एंड थर्मोडायनेमिकली क्वाइट स्टेबल। अब यहाँ पे दो टर्म आए। एक तो टर्म होता है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स, और दूसरा होता है रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी क्या बताता है कि कंपाउंड हमारा थर्मोडायनेमिक कितना स्टेबल है, और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी उसकी जितनी कम होगी उतना ही वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब बहुत से फैक्टर हैं जो आपके कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। उनमें से कुछ है आपके, जैसे नेचर ऑफ हेलोजन आपका हो गया कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है या साइज कैसा है। देन आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, रेजोनेंस है, स्टेरिक इफेक्ट एंड सॉल्वेंट इफेक्ट। बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। उसी तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस इफेक्ट के बढ़ने से हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। स्टेरिक इफेक्ट जितना बढ़ेगा यानी हिंड्रेंस बढ़ रही है तो स्टेबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। और सॉल्वेंट में अगर हम देखें तो जो पोलर सॉल्वेंट होंगे वो आपके जो आयनिक स्पीशीज होंगी, चार्ज स्पीशीज होंगी, उनके लिए सुटेबल होंगे, उन्हें स्टेबलाइज करेंगे। जबकि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे वो हमारी जो न्यूट्रल एल्किल हैलाइड्स होंगी उनकी रिएक्शंस के लिए फेवरेबल होते हैं। अब अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी क्या है? इट मीन्स कि हाउ रेडिली कंपाउंड कैन अंडरगो इन अ केमिकल रिएक्शन। अब यानी कि कंपाउंड कितना प्रोन है आप उसके अंदर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, कि केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कितनी आसानी से हो सकता है। अब यहाँ पे भी कुछ फैक्टर्स होंगे जो कि इसको इन्फ्लुएंस करेंगे। वो कौन से फैक्टर्स हुए? वो है आपके जैसे स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, या फिर कहिए एसेसिबिलिटी ऑफ द रिएक्टिंग साइट। अब हम देखते हैं कि अगर कंपेयर करें इसको ब्रॉड लेवल पे तो जैसे जैसे हैलाइड्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है उनकी रिएक्टिविटी कम होती है। इन जनरल ये एक जनरल है कि अगर स्टेबिलिटी आपकी बढ़ रही है यानी कि रिएक्टिविटी आपकी कम हो रही है, और अगर कंपाउंड हमारा लेस स्टेबल है तो यानी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब देखते हैं कि एल्किल हैलाइड्स हमारी कौन कौन सी रिएक्शंस दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या है कि इसमें जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैकिंग ग्रुप है, और ये क्या करेगा? एल्किल हैलाइड में से जो हैलोजन है उसको रिप्लेस कर। यहाँ पे भी दिखाया है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये हैलोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह पोजीशन ले लेगा। ओके। अब ये जो रिएक्शन है ये दो मैकेनिज्म के थ्रू हो सकती हैं। एक तो है आपकी SN1 मैकेनिज्म जो कि क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म। इसमें सबसे पहले तो आपका एक इंटरमीडिएट बनेगा जो कि कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। देन आपके जो न्यूक्लियोफाइल हैं वो इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेंगे और आपका फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं।
सेकंड आपका जो मैकेनिज्म है वो कौन सा है? SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में क्या है? ये आपका सिंगल स्टेप में होता है। जैसे SN1 हमारा स्टेप बाय स्टेप हो रहा था, उसी तरीके से SN2 हमारा सिंगल स्टेप में, यानी कि जो भी आपके बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग के स्टेप होंगे वो एक साथ चलेंगे। एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि न्यूक्लियोफाइल जो हमारा है उसकी स्ट्रेंथ की कैसी है, कि चॉइस ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड द reaction condition also influence the rate of reaction, or we can say that the output of the reaction, इन दोनों को ही अफेक्ट करेंगे। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे कि ये है हमारे पास 2 ब्रोमोप्रोपेन और इसको हम NaOH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमारा आइसोप्रोपेनॉल बन रहा है। अब अगर हम देखें कि ये SN1 मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन होगी तो उसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमारा जो कार्बन और हेलोजन है Br, उसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जाहिर सी बात है कि Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो Br की तरफ शिफ्टेड होंगे। इसी वजह से जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो विद बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ से रिलीज होगा, यानी एज अ Br-। अब जब आपके ब्रोमाइड आयन यहाँ से रिलीज होंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोनियम आयन। और ये स्टेप जो है वो स्लो स्टेप होती है, यानी कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप हुई। SN1 मैकेनिज्म है यानी यूनिमोलिकुलर है, इसका मतलब कि आपका जो रेट है वो केवल आपका जो सबस्ट्रेट है उसी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, केवल वन सबस्ट्रेट। अब ये जो कार्बोकैटायन हमारा बना है ये एक्वस मीडिया में जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे उनके साथ अटैच कर हो जाएंगे और ये आपका बना इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट आपका अनस्टेबल होगा तो यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा और आपका फाइनल जो एंड प्रोडक्ट है सब्स्टिट्यूशन का वो हमारा बन गया। अब इसमें अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो, क्योंकि इस रिएक्शन में हमारा क्या बना? कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन हमारा जितना ही स्टेबल होगा उतनी ही फेवर होगी वो रिएक्शन, फेवरेबल रिएक्शन। और ये हमको पता है कि जो टर्शरी कार्बोनियम आयन होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी जो होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे प्राइमरी से, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी आपका यही हो जाएगा। अब अगर हम इनके स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, मीन्स की डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल हमारा जो कार्बोनियम आयन है वहां पे अटैच होगा, तो उसके लिए हमको एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए होगा जिसमें कि चारों मॉइटीज जो होंगी वो अलग होंगी। जैसे ये एक एग्जाम्पल हमने लिया है, इसमें R1, R2 सब अलग अलग होंगे, X तो हमारा अलग है ही है, तो इस वजह से ये जो कार्बन हुआ ये हमारा कैसा कार्बन हो गया? कायरल कार्बन। इस तरह के कंपाउंड में हमें कौन सी आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके। अब यहाँ पे जब हमारा हैलोजन यहाँ से अलग हो जाएगा तो हमारा क्या बन रहा था? कार्बोनियम आयन। अब एक कंडीशन हम लोग देखते हैं, सपोज कार्बोनियम आयन हमारा फ्री है, रिएक्शन मिक्सचर में ये सिर्फ कार्बोनियम आयन अगर हैं तो यानी कि इसकी जो राइट और लेफ्ट दोनों तरफ की डायरेक्शन जो है वो फ्रीली अवेलेबल है, किसके लिए? जो हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, यानी न्यूक्लियोफाइल किसी भी डायरेक्शन से आके यहाँ पे जुड़ सकता है, दोनों डायरेक्शन से आ जाएगा, दोनों की पॉसिबिलिटी इक्वल है, यानी कि 50-50%। अब हम देखते हैं अगर ये कंडीशन होती है तो हमें रिटेंशन भी मिलते, जहां की आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उसी डायरेक्शन में अटैच हो रहा है कि जिस डायरेक्शन में आपका हैलोजन, या आपको इन्वर्जन देखने को मिलता, यानी न्यूक्लियोफाइल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अटैच होता हैलोजन।
तो इस तरह का जो मिक्सचर हमारा बनता वो हमारा क्या बनता, रेसिमिक मिक्सचर। लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो जो प्रोडक्ट है वो रेसिमिक ना होके इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जब यहाँ पे हैलोजन रिमूव हुआ और हमारा कार्बोनियम आयन बना, तो वहां पे जो हैलोजन है वो रिएक्शन मिक्सचर में कहीं दूर ना जाके यही पास में ही, कार्बोनियम के पास में ही रहता है। जब ये पास में है तो अपनी तरफ से जो आपके कहिए कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा उसको ये ब्लॉक कर देते हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक अगर इस तरफ से ब्लॉक हो गया तो जाहिर सी बात है अपोजिट डायरेक्शन से ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे। तो फेवर डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। तो आपका जो ओवरऑल प्रोडक्ट बनेगा वो भी कैसा बन गया, इन्वर्जन प्रोडक्ट बना। अब हम देखते हैं SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में क्या था, एक साथ आपका रिएक्शन हो रहा था। तो आपका जो अटैकिंग ग्रुप हुआ और जो लीविंग ग्रुप हुआ, ये दोनों एक साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो एक इंटरमीडिएट ना बन के ट्रांजिशन स्टेट आपकी बन रही है। और इस ट्रांजिशन स्टेट में एक तरफ तो आपका जो अटैकिंग ग्रुप है उसमें और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ जो कार्बन और लीविंग ग्रुप है उसके बीच में बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो रहा है। तो वो पॉइंट जहां पे ये नया बॉन्ड कंप्लीटली बन जाएगा उस वक्त ये वाला बॉन्ड जो ब्रेक होना था कार्बन और लीविंग ग्रुप का वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। इसमें भी प्रोडक्ट किस डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या है कि चार मॉइटीज क्योंकि जुड़ी हुई हैं तो इस वजह से, और एक पांचवी मॉइटी जो है वो एंटर भी कर रही है। तो प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप, अगर कार्बन पे जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं वो बल्की होंगे या कार्बन के एडजेसेंट में जो कार्बन है उस पे बल्की ग्रुप अटैच हुए, तो ये एक तरीके से इनहिबिटिंग इफेक्ट शो करते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि एल्किल हैलाइड्स जितने सिंपल होंगे वो SN2 मैकेनिज्म उसमें उतना ही ज्यादा फेवरेबल होगा। इसी वजह से आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो गया वो हमारा क्या हुआ, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन फिर टर्शरी। अब हम देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है कि आपके जो हेलो एल्केन्स हैं जब वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्फा कार्बन से तो आपका हेलोजन और जो बीटा कार्बन है वहां से हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन कौन से हुए, जैसे कि ये आपका अल्फा कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, और नेक्स्ट कार्बन जो है अल्फा का वो आपका बीटा कार्बन हो गया जिससे कि हाइड्रोजन जुड़ा। तो अल्फा से तो हेलोजन रिलीज हुआ और बीटा से हाइड्रोजन रिलीज हुआ। एज अ रिजल्ट आपका क्या बन रहा है, डबल। अब ये रिएक्शन भी आपके दो मैकेनिज्म से हो सकती है। इवन मैकेनिज्म, जैसे SN मैकेनिज्म था वैसे ही इवन मैकेनिज्म, और ये भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, टू स्टेप प्रोसेस है, और इसमें भी कार्बोनियम इंटरमीडिएट बन रहा है। दूसरा कौन सा मैकेनिज्म होगा, E2 मैकेनिज्म। अब ये कैसा हुआ, ये भी आपके कंसर्टेड मैनर में होंगे। यहाँ मतलब इसमें कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन कहिए कि आपका जो कार्बोनियम इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, और एलिमिनेशन है यानी आपके जो दोनों बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे वो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक रूल और मायने रखता है, वो है हमारा ZSEF रूल। और ये रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो आपके हाईली ब्रांच्ड एल्कीन होंगे वो आपके फेवर्ड प्रोडक्ट होते हैं इन जनरल।
एक्सेप्शंस हर जगह आपको मिलेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है। अब ये तो हो गया हमारा अल्फा कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है, और अल्फा के जस्ट एडजेसेंट दोनों तरफ ये हमारे हो गए बीटा कार्बन। अब जो फर्स्ट हमारा कार्बन है, अगर यहां से प्रोटॉन आपका रिलीज हो रहा है तो आपका ये वाला एल्कीन बना। और अगर जो थर्ड पोजीशन पे बीटा कार्बन है, यहां से प्रोटॉन अगर आपका रिमूव होगा तो आपका ये वाला प्रोडक्ट बना। अब इन दोनों प्रोडक्ट को अगर हम कंपेयर करें तो कौन सा प्रोडक्ट आपका हाईली ब्रांच्ड हुआ? दिस वन। तो जो ज्यादा ब्रांच्ड होगा वही आपका स्टेबल होगा, वही हमारा मेजर प्रोडक्ट भी होगा। अब हम मूव करते हैं इसकी मैकेनिज्म की तरफ। तो इवन मैकेनिज्म सबसे पहले देखते हैं। इवन आपका क्या हो गया? यूनिमोलिकुलर आपका एलिमिनेशन हुआ, 2 स्टेप में होगा, स्टेप बाय स्टेप हो रहा था। आपका लीविंग ग्रुप रिमूव होगा, देन आपके बीटा हाइड्रोजन्स आपके रिमूव होंगे, और एज अ रिजल्ट हमारा डबल बॉन्ड। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हुआ? क्लीवेज ऑफ कार्बन Br, कार्बन हेलोजन बॉन्ड। अब यहाँ पे भी जो आपका बॉन्ड ब्रेक होगा वो आपका ऐसा होगा Br माइनस, क्योंकि Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ वो आपका रिमूव होगा। और ये हमारा एज अ रिजल्ट क्या बनेगा? कार्बोनियम आयन और ब्रोमाइड आयन। अब इस कार्बोनियम आयन पे सेकेंड स्टेप में आपका क्या होगा? जो बीटा कार्बन है, इस कार्बोनियम आयन से अटैच जो बीटा कार्बन है उनसे जो हाइड्रोजन है, ये भी आपका बीटा हो गया, ये भी आपका बीटा है। तीनों ही डायरेक्शन में जो कार्बन है वो आपके बीटा कार्बन हो जाएंगे। तो किसी भी बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन रिलीज। अब अगर ये कार्बन हमारे सेम ना होते, ये तीनों मॉइटीज हमारी सेम ना होती, तो हमारा प्रोडक्ट कैसा होता? हाईली ब्रांच्ड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्योंकि तीनों डायरेक्शन में आपके मिथाइल ग्रुप भी जुड़े हैं तो प्रोडक्ट हमारा सेम होगा। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हम देखें तो क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे भी कार्बोनियम आयन बन रहा है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमारा वैसे ही हो जाएगा जैसा SN1 में था, यानी कि टर्शरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। अब अगर हम बात करें E2 मैकेनिज्म की, तो E2 मैकेनिज्म हमारा क्या है? बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन हो गया, 1 स्टेप प्रोसेस है। सिंगल स्टेप में आपके दोनों चीजें हो रही हैं, यानी दो तरफ से जो आपके बॉन्ड्स ब्रेक होने हैं वो एट अ टाइम एक साथ होंगे, साइमल्टेनियस। अब इसमें क्या है कि जो बेस हमारा प्रेजेंट होगा उस बेस की हेल्प से हमारा ये जो प्रोटॉन है ये अट्रैक्ट होगा। तो आप देखेंगे कि बेस और इस प्रोटॉन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा? ये जो कार्बन और हाइड्रोजन होगा इसके बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट होगी। ये बॉन्ड आपके ब्रेक होके किस तरफ जाएंगे? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ। और इसी वजह से ये आपका कार्बन और Br जो होगा ये आपका बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ पे स्टार्ट, यानी दो आपके बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, एक ये, एक कार्बन Br का और एक कार्बन और हाइड्रोजन। और उसी समय आपका जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, और बेस और आपका जो प्रोटॉन है उसके बीच में जिस वक्त आपका ये कार्बन और हेलोजन लीविंग ग्रुप का बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा और आपका कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, उस वक्त आपका जो कार्बन कार्बन का जो नया बॉन्ड है वो आपका कंप्लीटली बन जाएगा। तो ये आपका जो प्रोडक्ट है एल्कीन वो आपका बन जाएगा।
अब E2 एलिमिनेशन में थोड़ा सा अंतर आता है क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंडरेंस उतना इफेक्ट नहीं करता है। और आपका जो फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ वो क्या हुआ? टर्शरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि है हमारी रेडिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल लिया है हमने वुड्स रिएक्शन का, जो कि एक कपलिंग रिएक्शन है और एल्केन की सिंथेसिस के लिए यूज होती है। जब हम लोगों ने एल्केन पढ़ा था तब हम लोगों ने ये रिएक्शन देखी थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग वो वाला लेक्चर भी हमारा देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन हो रही है सोडियम के साथ, तो आपका एज अ रिजल्टेंट क्या बन रहा है? इथेन बन रहा है और NaBr बन रहा है। ये जो रिएक्शन होगी ये रेडिकल्स के थ्रू हुई। तो इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है आपका फॉर्मेशन ऑफ एल्किल फ्री रेडिकल। अब आपका जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड आपका सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और किसमें कन्वर्ट हुआ? आपका एल्किल फ्री रेडिकल में। और सोडियम आपका सोडियम आयन और आपका जो हैलाइड आयन में कन्वर्ट। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एल्किल एनायन। ये जो आपका एल्किल फ्री रेडिकल है ये आपका दूसरे सोडियम एटम के साथ मिलके इस सोडियम से फिर से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्किल एनायन में। और सोडियम आपका किस में कन्वर्ट हो गया? Na+ में। अब नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो हमारे एल्किल एनायन बने हैं ये आपके दूसरे जो एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ रिएक्ट करेंगे और उनमें से जो आपका हैलोजन होगा इसको ये रिप्लेस कर देगा। जो एल्किल ग्रुप है वो रिप्लेस कर देगा। एज अ रिजल्ट आपका क्या बन जाएगा? एल्कीन। अब हम देखते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। एल्किल हैलाइड्स मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं? तो जो हमारे एल्कलाई मेटल्स होते हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल ये हमारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हुए। तो ये एल्किल हैलाइड्स में जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड होगा उसको रिड्यूस करते हैं। अब इसमें क्या होगा? जो आपका हैलोजन होगा वो तो हैलाइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन जो है वो मेटल के साथ बॉन्ड बना देगा। अब इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल से, जैसे कि ये हमारा है इथाइल ब्रोमाइड, ये लिथियम के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका बन रहा है लिथियम ब्रोमाइड और साथ में ही आपका बना ये इथाइल लिथियम। या कोई और अगर एल्किल मॉइटी होगी तो एल्किल लिथियम रिएजेंट आपका। वहीं अगर आप इथाइल ब्रोमाइड की मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करें तो यहाँ पे मैग्नीशियम ओवरऑल इथाइल ब्रोमाइड के साथ जुड़ रहा है और ये आपका बन रहा है इथाइल C2H5 MgBr यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम देखते हैं एक और रिएक्शन विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जो कि ईथर के सिंथेसिस की रिएक्शन है। नेम रिएक्शन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका जो इथाइल ब्रोमाइड है वो रिएक्ट करेगा सोडियम इथॉक्साइड के साथ। यहाँ पे जो ऑक्सीजन और सोडियम के बीच का बॉन्ड है ये आपका ब्रेक होगा और यहाँ पे आपका कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो आपका जो इथाइल वाली मॉइटी है ये आपकी ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगी और आपका बना डाई इथाइल ईथर। अब हम देखते हैं साइनाइड के साथ किस तरह की रिएक्शन होगी। इथाइल ब्रोमाइड के अगर हम पोटेशियम साइनाइड के साथ और सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम देखेंगे कि इनके जो प्रोडक्ट हैं उनमें थोड़ा सा अंतर है। साइनाइड जो हमारा रिएजेंट है तो इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के पास ही अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिससे कि ये बॉन्डिंग कर सकते हैं।
अब अगर हम पोटेशियम साइनाइड की बात करें तो ये आपका आयनिक है, तो इसमें पोटेशियम और साइनाइड आयंस मिलेंगे। अब क्योंकि दोनों ही तरफ से बॉन्डिंग हो सकती है, कार्बन से भी नाइट्रोजन से भी, लेकिन जो कार्बन कार्बन बॉन्ड हुआ इथाइल के साथ, अगर कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग होगी तो वो ज्यादा स्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू कार्बन नाइट्रोजन। इसी वजह से यहाँ पे कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग हो गई तो आपका कंपाउंड क्या बन गया, प्रोडक्ट नाइट्राइल। जबकि सिल्वर के साथ देखिए तो सिल्वर क्या करेगा, साइनाइड के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बना लेता है। आपका जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो बनता है तो उसमें कार्बन की तरफ से तो अटैच हो गया सिल्वर स्ट्रांगली, तो आपका नाइट्रोजन ही फ्रीली अवेलेबल होते हैं जो कि रिएक्ट कर सके। तो इथाइल मॉइटी जो होगी नाइट्रोजन की तरफ से अटैच होगी और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आइसोसाइनेट। इसी तरीके से एक और रिएक्शन हम देखते हैं कि इथाइल ब्रोमाइड की NaNO2 के साथ और AgNO2 के साथ जो रिएक्शन होती है तो उसमें भी जो मेजर प्रोडक्ट होते हैं उनमें थोड़ा अंतर आता है। जैसे कि जो AgNO2 के साथ आपका रिएक्शन होगा तो नाइट्रो इथेन आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है, जबकि NaNO2 के साथ आपका इथाइल नाइट्रेट। सिल्वर AgNO2 को स्टेबलाइज कर देता है, इसलिए ये एज अ NO2 ही मिलता है। जबकि NaNO2 में आपका जब ये रिएक्शन मिक्सचर से रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बनाएगा, HNO2 बना देता है पहले। और ये जो HNO2 है आपका नाइट्रस एसिड, ये अब आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा इथाइल ब्रोमाइड के साथ एंड देन फिर इसमें रीअरेंजमेंट होगी और ये आपका ONO के उससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन की तरफ से ये आपका बाइंड करेगा, तो ये बना आपका इथाइल नाइट्राइट। अब हम देखते हैं अमोनिया के साथ इसकी कैसी रिएक्शन हो सकती है। तो अमोनिया में आपके जो NH बॉन्ड है तो H आपका रिप्लेस होता है इथाइल के साथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बना इथेनामीन। अब नाइट अमोनिया में जितने H होंगे वो आपके रिप्लेस होते जाएंगे इथाइल ग्रुप से या एल्किल ग्रुप कह लीजिए, एल्किल हैलाइड का जो एल्किल ग्रुप होगा उससे, और सब्स्टिट्यूएंट आपके प्रोडक्ट बनते जाएंगे और इन द लास्ट आपका एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। एक और नेम रिएक्शन है जो कि है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अगर हम इसे देखें तो ये जो रिएक्शन है ये भी हमारी एक कपलिंग रिएक्शन है, जिसमें कि एरोमेटिक रिंग में हम एल्किल चेन को किस तरीके से अटैच करते हैं। यहाँ पे जो रिएक्शन दिखाई गई है इसमें एल्किल सॉरी जो इथाइल ब्रोमाइड है इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं बेंजीन से और रिएक्शन कंडीशन हमारी है एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एज अ रिजल्ट हमारा क्या बना, इथाइल बेंजीन। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेडिसिनल एप्लीकेशन। इसमें जो एल्किल हैलाइड्स हैं वो एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज होते हैं ड्रग और फार्मास्यूटिकल्स में। जैसे कि यहाँ पे दिखाया है हेलोमन। हेलोमन आपका एक एल्किल हैलाइड है जो कि रेड एल्गी से हमें मिलता है और इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं। उसी तरीके से आपका एक और कंपाउंड है क्लोरामफेनिकॉल। क्लोरामफेनिकॉल हमारा सॉइल माइक्रोब से मिलता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस से, और ये टाइफॉइड फीवर में यूज होता है ट्रीटमेंट के लिए। और एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी एल्किल हैलाइड्स में देखें तो देखने को मिलता है आपके जो हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हुए जैसे कि क्लोरोफॉर्म, हैलोथेन या फिर आइसोफ्लोरेन, इनमें एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं और ये एज एनेस्थीसिया यूज होते हैं। अब कुछ आपके जो एल्किल हैलाइड्स हैं वो इन्वायरमेंट पे बैड इफेक्ट भी डालते हैं, जस्ट लाइक आपका जो फ्रियोन है, फ्रियोन आपकी ओजोन डिप्लीटिंग गैस है। और
इसी तरीके से जो आपके डीडीटी हैं, जो कि पेस्टिसाइड हमारा पहले काफी यूज होता था, लेकिन फिर बाद में देखा गया लॉन्ग टर्म इफेक्ट में कि जो फौना और फ्लोरा है, इवन जो फूड चेन के थ्रू जो हायर बर्ड्स एंड एनिमल हैं, उनमें भी ये हार्मफुल इफेक्ट दे रहा था। तो इसी वजह से ये जो हार्मफुल आपके एल्किल हैलाइड्स हैं, इनके यूज को फिर धीरे धीरे कम कर दिया गया है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल लेवल पे एल्किल हैलाइड्स का काफी यूज होता है। जैसे कि हमारे एल्किल हैलाइड्स हैं, वो सॉल्वेंट की तरीके से यूज होते हैं। डाइक्लोरोमीथेन एज अ सॉल्वेंट है हमारा, एल्किल हैलाइड है, यूज होता है एज अ सॉल्वेंट। देन फिर आपका हेलॉन्स जो है एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज होते हैं, और आपके एल्किल हैलाइड्स हमारे रेफ्रिजरेंट में भी यूज हो रहे हैं। तो ये तो थे कुछ इनके एप्लीकेशंस। एंड नाउ इन द एंड समरी ऑफ द लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एल्किल हैलाइड की सिंथेसिस देखी थी कि एल्किल हैलाइड्स को हम अल्कोहल से सिंथेसाइज कर सकते हैं, एल्कीन से सिंथेसाइज कर सकते हैं, आपका हैलोजन के एक्सचेंज से सिंथेसाइज कर सकते हैं, या फिर जो आपके सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उनसे भी यूज कर सकते हैं। एक बार आपका जो एल्किल हैलाइड सिंथेसाइज हो गया तो नंबर ऑफ रिएक्शंस इससे देखने को मिलती है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जैसे यहाँ पे जब एक्वस केओएच के साथ रिएक्शन हो रही है तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, जबकि अल्कोहलिक केओएच के साथ ये एलिमिनेशन रिएक्शन दे रहा है और एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। उसी तरीके से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये एल्किल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट कर रहा है। सोडियम मिथॉक्साइड हमारी विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गई। वहीं AgCN के साथ आपका ये आइसोसाइनाइड आपका बना, KCN के साथ आपका साइनाइड बन रहा है। देन AgNO2 Ag और NaNO2 के साथ रिएक्शन, और एक और आपकी नेम रिएक्शन थी यहाँ पे बेंजीन और एनहाइड्रस एल्किल क्लोराइड, जो कि है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये जैसे है वुड्स रिएक्शन, हायर एल्केन के फॉर्मेशन का वुड्स रिएक्शन हो गई। तो ये तो है कुछ रिएक्शन। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया हो। अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।